क्यों भाई? अपनी बात रखने के लिए उधर से या इधर से आपको कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, जय भीम। एक बात कहें, सुबह से एक रैली करके आ रहे हैं, थक गए थोड़े से, और आप लोगों का जोश देखकर, आप लोगों की ऊर्जा और मेरे में जान आ गई। साथियों, सबसे पहले मैं अपनी माताओं बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इतनी देर से अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने आए। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने आए हो। साथ ही साथ आकाश भैया जिंदाबाद, 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 आकाश भैया जिंदाबाद, 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 सफल करने के लिए मैं अपना पूरा दिन रात एक किया, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशियों का भी मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने मिलकर आज इस चुनावी जनसभा को जो सफल किया है, आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूं। साथियों, अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं हमारे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को में, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पंडाल छोटा पड़ गया, मैं समझ सकता हूँ। आप सब अगर हो सके तो आके बैठ जाए, अगर हो सके तो आके सब बैठ जाए। अच्छा साथियों, अपना इंट्रोडक्शन तो खत्म कर दीजिए। भैया साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेन, DS4 वे BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपना आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं साथियों, बल्कि मैं खुद भी बहन जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पथ चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व व कर्तव्य व फर्ज को आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
आजीवन कड़ा संघर्ष किया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस लोकसभा आम चुनाव के दौरान दुश्मन विरोधी पार्टियां हमारे पार्टी को, हमारे समाज को अंदर से तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे एक समय था कि जब विरोधी पार्टियां सामने से आकर वार करती थी आप पर पिछले कुछ सालों में, स्पेशली खासकर 2007 के बाद से, दुश्मन की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाथी के सामने आकर उसे चुनौती दे सके। परंतु दुश्मन अपनी फितरत से तो बाज आएगा नहीं, वो फिर भी आपके बीच में रहकर आपको कमजोर करने की कोशिश करता रहेगा। साथियों, ये दुश्मन आजकल बेरूपिये की तरह आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। परंतु साथियों, आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एक चीज, कि अगर कोई भी आपकी पार्टी के अलावा, बहन जी के अलावा किसी और को वोट डालने को कहे, तो आप समझ जाइएगा कि वो दुश्मन अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अपने सभी युवा से साथियों के बिहाफ पर बड़ी जिम्मेदारी से ये 4 लाइनें बोल रहा हूँ। और अगर हमारे बड़े बुजुर्ग इनसे इस चीज को मानते हैं तो इन लाइनों के बाद आप एक बार तेज से जय भीम का नारा लगाएंगे। साथियों, कोई भी आपको बहन जी के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और को वोट डालने को कहे, तो वो साथियों बहन जी के खिलाफ, मान्यवर साहब के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, आपके बहुजन समाज के खिलाफ, आपके संविधान के खिलाफ है। मानते हैं साथियों? साथियों, आप सबने, साथियों, मैं किसी एक पार्टी के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले जो इन विभिन्न विरोधी दल हैं, जो इन्होंने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है, मैं उसके बारे में आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं। साथियों, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना है किस तरह इन धरना सेठों ने इन राजनीतिक दलों को खरीदकर आपके वोटों की सौदेदारी की है। सुना है आपने इसके बारे में? साथियों, अगर नहीं सुना तो मैं आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में कुछ 2-4 बात बताना चाहता हूं। साथियों, पिछले 6 साल में 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा लेने का काम किया है। चंदा लिया है या फिरौती, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और समय ही बताएगा। परंतु अगर आप लोगों को जरा सा भी इसके बारे में समय मिले पढ़ने का, तो आप जान जाएंगे कि किस तरह इन राजनीतिक दलों ने आप लोगों के खिलाफ धरना सेठों से पैसा लेकर अपनी पार्टियां चलाने का काम किया है। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में सभी बड़ी पार्टियों के नाम थे, सभी बड़ी पार्टियों के नाम थे। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबके नाम थे, सिवाय एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिसका नाम नहीं था इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। आप जानते हैं कौन सी वो पार्टी है जिसने एक कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी है?
साथियों, बहुजन समाज पार्टी केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों या धरना सेठों के धन बल से नहीं बल्कि अपने समर्थकों, अपने मेहनत कश कार्यकर्ताओं के तन मन और धन से चलने वाली पार्टी है, जो आज की डेट में कोई पूरे देश में इसके अलावा ये लाइन नहीं कह सकता। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद इस बारी लोकसभा चुनाव में हमारी तरह ही और भी विरोधी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे आपका वोट मांगने का काम करेंगी और इनमें से इस बारी आपको अंधाधुंध किसी को भी एक बारी वोट नहीं देना। इस बारी आपको इन सब से सवाल करना है कि भाई पिछले 10 साल से स्पेशली बहुजन बीजेपी पिछले 10 साल से या केंद्र की सरकार में है, तो उसने बहुजन समाज के लिए पिछले 10 साल में क्या काम किया। इस बारी आपको उनसे इसके रिकॉर्ड के बारे में मांगना होगा। आपको उनसे रिकॉर्ड मांगना होगा कि पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, और इस बारी भी वो आपके बीच में आकर रिकॉर्ड के नाम पर मीठी मीठी बातें करके इधर उधर की भटकाने की बात करेंगे। कहेंगे हमने राम मंदिर बनाया, हमने फ्री में राशन बांटा, हमने आप लोगों को सब्सिडी दी। साथियों, हर एक मुद्दे पर आपको उनसे सवाल करना है। हम आपके बीच में 3 मुद्दे छोड़ के जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी सब राजनीतिक दलों पे ये आरोप तो जरूर लगाता है कि आप धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण देते हैं तो शायद इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाती है और उसे वो कुछ नहीं दिखता। तो यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी आपके लोगों के बीच में आकर आपको भड़काने का काम कर रहे हैं। परंतु साथियों, आप 3 चीजों पे उनसे सवाल कीजिए कि पिछले 10 सालों में आपने शिक्षा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए क्या किया, सुरक्षा के मामले में आप लोगों ने क्या किया है और रोजगार के लिए आप लोगों ने क्या किया है। साथियों, मैं शिक्षा से शुरू करता हूं। हमारे सिस्टम की, हमारे आने वाले भविष्य की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा आप मानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो साथियों, उन्होंने जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है वो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। साथियों, पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी बदतर हालत कर दी है भाजपा सरकार ने कि आज अगर हम किसी 8वीं क्लास के कक्षा के बच्चे से गुणा भाग करने को कहें तो वो बेचारा गुणा भाग नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे अंग्रेजी में बात करने को कहें तो वो आज अंग्रेजी में एक शब्द नहीं बोल पाएगा। अपनी शिक्षा के नाम पर उन्होंने हमारे बच्चों को सिर्फ हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, जब आप उनसे आप शिक्षा पे सवाल करेंगे और ये तथ्य उनके सामने रखेंगे तो वो बोलेंगे, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़िए, हमने डिजिटल इंडिया दिया है। डिजिटल इंडिया दिया है, उस पे भी मैं आपके सामने एक मुद्दा छोड़ के जा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ। साथियों, सरकारी आंकड़ा कहता है कि आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। जिस सरकार ने बोला कि डिजिटल इंडिया का नारा दिया, अगर वही अपने बच्चों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा सकती, नहीं समझा सकती, फैसिलिटी नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार से शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ और मजाक किया है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ और मजाक किया है। साथियों, इससे ज्यादा जरूरी जो बच्चे मेहनत करके यहाँ पर पढ़ लिख जाते हैं, यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है? कितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं? किसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है? पूरा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। तो जब मैं आपसे ये बात करूंगा तो आप लोग शायद इस बात को समझेंगे।
साथियों, शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम पेपर की लीक होने की खबरें सुनी है। बताइए, सुनी कि नहीं सुनी? कैसा महसूस होता है जब आप मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और उस पेपर की खबर, लीक होने की खबर आपको मिलती है और सरकार को बहाना मिल जाता है वो पोस्ट रद्द करने का, वो नौकरी ना देने का। कैसा लगता है साथियों? बहुत खराब। मारने लगी, राग मारने लगी। क्या लगी? राग मारने लगी। समाट मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है। साथियों, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बहुजन समाज से हो, आप बाबा साहब के समर्थक हो, आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। बाबा साहब ने आपको वोट डालने की ताकत दी है। ये वोट ही इनको जूता मार मार के भगाएगा। आपका वोट इनको लाठी की तरह पड़ना चाहिए। इनको बाहर करिए सत्ता से, ताकि ये पेपर लीक होने की खबरें अब बंद हो। साथियों, अब बात करते हैं रोजगार की। आप इनसे पूछिएगा कि 2014 में आप मंच पे खड़े होकर पूरे देशवासियों को बता के गए थे कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर क्या दिया उन्होंने? यहाँ पर कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी कभी नौकरी लगी हो पिछले 10 साल में? बता दीजिए। आश्वासन देते पकौड़ा तलने का। पकौड़ा तलने का आता हूँ, पकौड़ा तलने पे भी आता हूँ। अभी तो वो आपको पकौड़ा तलने की न्याय दे के गए हैं, बाद में कटोरा भी थमा देंगे, बोले भीख मांग लो। ये भी रोजगार था भाई। साथियों, आज 30% से ज्यादा युवा, 30% से ज्यादा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। पर ये मजबूरी नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता, ये इनकी मानसिकता है। ये लोग चाहते नहीं कि हमारा युवा कभी पढ़े लिखे, कभी रोजगार में जाए। ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां खत्म हो गई। साथियों, सरकारी अगर आंकड़े उठाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर ये चाहे तो कल वो पद भर के 30 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, परंतु देंगे नहीं। अगर आपको नौकरी मिल गई तो रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, आपकी जेब में पैसा भी आ जाएगा, आप अपने हकों के लिए लड़ भी पाओगे। पर ये आपको गरीब रखना चाहते हैं, आपको आपके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप उनके गुलाम बन के रहें। साथियों, ये वो सरकार है जिसने जब बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की उपाधि से बाबा साहब को देने की उपाधि मिली गई थी, तो यही भाजपा सरकार है जिसने सेंट्रल की सरकार से अपना समर्थन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराने का काम किया था। ये वो सरकार है जिसकी मानसिकता इतनी गंदी है कि वो देख नहीं सकते कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिल जाए। साथियों, ये वो लोग हैं जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं, जिसने संविधान को दिया उसके खिलाफ खड़े हैं। साथियों, ये वो नौकरी नहीं दे सकते जो इनके पास है, परंतु जब नौकरियां निकलती भी हैं तो आप जानते हैं कि कितना बुरा हाल है रोजगार के नाम पर। मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं। साथियों, 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। अगर आप जानते हैं कि 17 लाख बच्चे सिर्फ 3500 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रोजगार के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, ये आप सब समझते होंगे। साथियों, अब आपको रोजगार तो नहीं दे पाए, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, तो भटकाने के लिए क्या किया जाए? मुफ्त में राशन देने की बात करी इन्होंने। 5 किलो, अरे बाप रे, ज्यादा दे दिए क्या? 5 किलो। साथियों, एक यूनिट कार्ड भी लेते हैं उसमें से। चोरी कर लेता है 1 यूनिट का। आपको बताएं, अगर आप रोजगार में होते तो ये सब की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को।
इन्होंने क्या किया? ये बड़े गर्व से आके मंच पे खड़े होके बोला हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। वहाँ माता हमारी माँ कुछ बोल रही है जी। सर 80 करोड़ जो है सहारा नमक, अरे आपको नमक देते हैं और बाद में क्या बोलते हैं कि मोदी जी का नमक खाया है, वोट दो। मोदी जी का नमक खाया है। मोदी जी कहाँ से लाए नमक? किसी ने पूछा? हमारे टैक्स के पैसों से। अरे आप ही का पैसा लेते हैं, वही उठा के नमक खरीद के आपको देते हैं, आप ही से खरीदते हैं वो नमक। भाई साहब, इनसे बड़ा चूने लगाने वाला हमने कोई नहीं देखा इस भारत में। साथियों, ये बड़े गर्व से बोलते हैं हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। परंतु साथियों, इनसे कोई पूछे कि अगर तुमने 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन की जरूरत पड़ने लगी है, तो तुमने आधे भारत को गरीब बना दिया कि नहीं? भारी बना दिया। माँ, ये कितना भी राशन दे दें, तेरा बच्चा जब खुद कमाएगा ना, तो तेरे को राशन नहीं, तेरे को गाड़ी और घर ला के देगा। राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए था। सही काम। साथियों, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन नहीं, सालाना 2 करोड़ नौकरी का वादा था। अब साथियों, ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी कीमत आप जानते हैं? जानते हैं इसकी कीमत आप? आपको महीने का 1000 रुपए से ऊपर का राशन नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता ना? साल का 12,000 रुपया राशन में, बस 12,000 रुपया राशन में अगर क्लास 4 की भी नौकरी मिलती, बहन जी के समय में स्पेशली सफाई कर्मचारी को भी 35,000 रुपया मिलता था, पता है साथियों? अगर 30,000 रुपया भी मिलता महीने का, तो आप साल का 3.25 लाख रुपया कमाते। जहाँ पे ये आपको 12,000 रुपए का राशन देते हैं, वहीं पे आपको आपसे 3.25 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं। 3.25 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं। साथियों, ऊपर से बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया, नौकरी तो आई नहीं। फिर बोलते हैं कि नमक खाया है मोदी जी का, तो वोट दीजिए। तो वो नमक भी आप ही का पैसा लेते हैं और उसी से खरीद के आपको देते हैं। तो वो भी एक नया जुमला बना रखा है। उस वक्त 2014 में इन्होंने बड़े सीना ठोक के बोला था कि हम महंगाई कम कर देंगे, हमारी माताओं बहनों को गैस सिलेंडर बहुत महंगा पड़ रहा है, वो अपने घर में रोज खाना पका नहीं पा रही हैं। आज उनसे पूछिए, आज आप उनसे पूछिए कि भाई साहब, आज आपने गैस सिलेंडर कितने का बेच रहे हो? 1200। कितना? 1200। अरे गलत बोल रहे हो, 1200 ज्यादा बोल रहे हो भाई। 1200 नहीं है, अभी रुको, दूसरे चरण की वोटिंग होने दो, उसके बाद वो इसे 600 रुपए कर देंगे। अभी रुको तो सही। और रिजल्ट आने के बाद वो 2000 रुपया ना कर दिया, तो आप लोग अपना वोट वापस ले लेना। साथियों, इन लोगों से बड़ा झूठा, इन लोगों से ज्यादा बड़ा फरेबी हमने इस भारत में कभी नहीं देखा है। क्या चोर है? अरे भैया, तुम मुझे बैन करवाओगे क्या? आप लोग जानते हैं कि अगर हम ज्यादा भावुक होके कुछ बोल दें, तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा। परंतु आपको तो बंद नहीं कर सकता, तो आपको जो जिया है आप बोल सकते हो। क्या बोला? चौकीदार क्या है? चप्पा कूद उठेगा, भैया के नारों से चप्पा कूद उठेगा, चप्पा कूद उठेगा।
इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने अपने मंच से ये कहा था कि भाई आप लोग भाजपा की सरकार को, खासकर यूपी में बुलडोजर की सरकार बोल बोल कर बदनाम कर रहे हो। अब हमें समझ आता है कि हम उन नेता का नाम नहीं ले सकते, परंतु हम ये तो जरूर समझते हैं कि बुलडोजर की सरकार तो हम ही बोल रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अपनी आंखें खोल के देखो, यूपी में बुलडोजर की नहीं तरक्की की सरकार चल रही है। हमने लगा कि शायद ही हम किसी और दुनिया में जी रहे हैं जहां पर बुलडोजर की मदद से गरीबों के घर उजाड़े गए, शायद वो गलत होगा। तो हमने उनकी कही भी बात को माना। उन्होंने कहा अपनी आंखें खोल के देखो और देखो यूपी कितना तरक्की कर रहा है। हमने आंखें खोली। वो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े नेता हैं, सीनियर है, तो हमने बात मानी। हमने आंखें खोली और देखा कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में ही अकेले 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार के केस दर्ज हुए। देखा हमने 1 साल में क्या हुआ है। यही नहीं, बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। सरकार शर्म करो। साथियों, इसी क्रम में मैंने सोचा शायद ये नहीं कुछ और होगा। तो फिर हमने देखा कि पिछले 1 साल में यहाँ पर यूपी में 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान ले ली इनकी सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए। पर ये बुलडोजर की सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जिसने अपनी माताओं बहनों को सुरक्षा न दे पाए। ये वो सरकार है जो अपने किसानों की बात नहीं समझ पाए। मैंने सोचा शायद ये मैं ही कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, मे भी बीजेपी के खिलाफ है ये मीडिया, तो गलत न्यूज छाप रही होगी। फिर हमने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था 62 प्यून की नौकरियों के लिए 90,000 से ज्यादा पीएचडी और ग्रेजुएट बच्चों ने अप्लाई किया। मुझे लगा कि शायद ये भी गलत खबर होगी, परंतु जब और थोड़ा सा जांच पड़ताल करी तो पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये भी हकीकत है। यूपी देश में नंबर 1 है अपने बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में। साथियों, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ सबसे ज्यादा केस यहाँ यूपी में दर्ज किए जा रहे हैं। हत्याओं के मामले में यूपी नंबर 1 पहुंच चुका है। और साथियों, यही नहीं, हमारे आदरणीय नेताजी जो आप उत्तर प्रदेश की वाराणसी से यहाँ सांसद हैं, वो प्रदेश आज यहाँ भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग के मामले सामने आए हैं। तो शायद वो सही है कि बुलडोजर की सरकार नहीं है। बुलडोजर से इन्होंने कई सौ लोगों के घर तोड़े होंगे, बट यहाँ पे 16,000 से ज्यादा परिवार अपने लोगों को खो चुके हैं किडनैपिंग के द्वारा। साथियों, मैं उनकी बात मानता हूँ और आप लोगों के सरकार को, भाजपा की सरकार को जनता को गुमराह करने की सरकार कहता हूं, बुलडोजर की सरकार नहीं कहूंगा। साथियों, जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे और जो सरकार अपनी आवाम को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, आप ही बताइए वो सरकार क्या सरकार कहलाएगी? निकम्मे। जो एक ही सुर में बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? क्या है ऐसी सरकार? वो सरकार बदलनी है। कौन सी सरकार है? निकम्मे। निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो साथियों, आपने बोला ये सरकार क्या है? हम नहीं बोल सकते ना, माफ कीजिएगा। साथियों, ये सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो नहीं आया। अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ मजाक किया। जवान होने से पहले रिटायरमेंट, जवान होने से पहले, अरे तुम्हारे जवान को छोड़ो, तुम्हारी शादी होने से पहले रिटायरमेंट।
साथियों, इन्होंने ये भी कहा था कि नोटबंदी करके काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और जनता के हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए आया क्या? 15 रुपया नहीं आया। 15 पैसा नहीं आया। 15 रुपया बात ही छोड़िए। 15 पैसा नहीं आया। 15 रुपया भी नहीं आया। कोई बात नहीं, दे रहे ना राशन, वो तुम काहे नुकसान में परेशान हो रहे हो हैं? साथियों, साल का 12,000 रुपए का राशन देकर 3 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। 2 करोड़ नौकरी के नाम पर पकौड़े तलने को बोलते हैं और महंगाई के नाम पर सब्सिडी देते हैं। तो साथियों, ऐसी सरकार को आप वापस वोट डालेंगे कि नहीं बताइए? ऐसी सरकार को सत्ता में बैठने का अधिकार है कि नहीं? तो साथियों, पर ध्यान रखना, ये आएंगे बोलेंगे पकौड़ा तल लो, वो भी रोजगार है, समझना। ये पकौड़ा तलना अगर रोजगार है, अगर आपने गलती से भी इनकी बात मान ली तो कल ये बोलेंगे कि भाई कटोरा लेके सड़क पे खड़े होके भीख मांगना भी रोजगार है। उसी लॉजिक से भीख मांगना भी रोजगार है। तो ये आपको भिखारी बना दे, उससे पहले इनको आप सत्ता से निकालकर सड़क पर लाकर इनको इनकी औकात दिखा दीजिए। साथियों, कुछ इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी। परंतु साथियों, मैं आप लोगों से ये समझना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं गलत हूँ कि सही? पूछने दो मेरे भाई। जिस समाज ने 2022 में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट डाला, क्या जब उस समाज पर अत्याचार हुआ इन 2.5 सालों में क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने आकर एक बार भी इस समाज के हित में कोई बात कही कि नहीं कही? बताइए। एसी कमरा से बाहर निकलवा ना करते काहे गोतिये छोड़ दे। एसी कमरा से बाहर नहीं निकल पाए भैया, वो एसी कमरा नहीं, वो सीधा संसद पहुंच गए। पता है क्या, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में आया तो ये सबसे पहले दौड़कर वो बिल को फाड़ने के लिए आगे खड़े हो गए। साथियों, ये वो पार्टी है जो आपके अधिकारों के खिलाफ खड़ी है, आपके साथ नहीं। साथियों, इनको वोट डालना मतलब अपने समाज से गद्दारी करने बराबर होगा। वैसे भी सुना है कि साथियों, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी थोड़ा सा मुश्किल हो रही है उन्हें अपनी पार्टी संभालने में, परंतु इसी क्रम में मैं आपसे पूछूंगा, जो अपनी पार्टी और परिवार नहीं संभाल पा रहा, क्या वो प्रदेश और देश संभाल पाएगा? तो इस समाजवादी पार्टी को कर दे एक तरफ। समाजवादी पार्टी ठीक है, अब बात करते हैं हाथ वालों की। कांग्रेस वाले लोग भी आपके बीच में आएंगे। साथियों, आजकल वो बोल रहे हैं कि हम SC, ST, OBC में पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का पूरा काम करेंगे। परंतु साथियों, इनसे कोई पूछे कि पिछले 60 सालों में जब आप केंद्र में बैठे थे तब आपको SC, ST और पिछड़ा समाज याद नहीं आया क्या? आज इनका अस्तित्व खतरे में है, तो आज ये आपको ढूंढते फिर रहे हैं कि हमारा बहुजन समाज कहाँ है SC, ST समाज। आज ये SC, ST समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो घूमे माने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ ले भारत, हमें क्या है भाई। 60 साल में भारत नहीं जुड़ा तो अब कौन सा जुड़ेगा? इनसे कोई जरा पूछेगा। आप लोग जरूर इनके लोगों से बात करते होंगे, तो सवाल जरूर करना कि आप कौन सा भारत जोड़ने जा रहे हो। जब आपने इस भारत को जाति के आधार पे बांट दिया था, जब आपने इस भारत को धर्म के आधार पे बांट दिया था, तो अब भारत जुड़ने से रहा। अब आपकी जरूरत नहीं, अब हमारी बहन जी है जिन्होंने इस देश के साथ प्रदेश में हर बहुजन समाज के व्यक्ति को एक जगह लाकर उसको भारत की सत्ता में बिठाने का काम किया। साथियों,
साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जिसने हर समाज को सम्मान देने का काम किया है। आप सब ने देखा किस तरह बीजेपी ने क्षत्रिय समाज और मुसलमान समाज को एक किनारे कर दिया, लेकिन आपकी नेता बहन जी ने गाजियाबाद से गाजीपुर तक किस तरह हमारे क्षत्रिय और मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया है, वो आप सबके सामने है। साथियों, अब इन लोगों पे और वक्त जाया नहीं करेंगे। हम आपको बहन जी के कामों के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके तहत चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बहन जी अपने सर्व समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करेंगे। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर 2007 से 12 के दौरान बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, आप जानते हैं इस योजना के तहत बहन जी ने अपनी बच्ची को पैदा होने के वक्त ही 1 लाख रुपए देने का काम किया था। देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि गरीब के घर में एक लखपति पैदा हुई थी और वो बहन जी ने करके दिखाया था। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपनी बच्चियों के लिए मुफ्त करी थी। साथियों, आप जानते हैं कि बहन जी ने ये बच्चियों को शिक्षा मुफ्त क्यों करके दी? जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बहन जी ने अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को दहाड़ने की ताकत दी है, अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया है। साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश के व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% सीट की आरक्षण तय की थी। साथ ही साथ सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में भी अन्य पिछड़े वर्गों के साथियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथ ही महामाया आवास योजना के तहत हमारे सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के परिवारों को अपना खुद का घर देने का काम किया था। साथियों, यही नहीं बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम किया था। साथियों, बहन जी की गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही हमारी सरकार देश में हमारे हर समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उसे एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार देने का काम करेगी। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से मेरे व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। जाति, बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले। तो साथियों, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ पर पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, आप सबसे खास यही अपील करता हूँ कि यहाँ हमारे मंच पर मौजूद सभी प्रत्याशी, जिसमें श्री काला धनंजय सिंह,
श्री कृपा शंकर सिंह, डॉक्टर उमेश सिंह जी, डॉक्टर उमेश सिंह जिंदाबाद, सत्येंद्र कुमार मौर्य जी, जिंदाबाद, सैयद नयान मंजू भाई जी, इरफान अहमद बबलू जी, मनीष त्रिपाठी जी और दिनेश गौतम जी। आप लोगों से मेरी खास को ये अपील है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप हमारे सभी प्रत्याशियों को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें और जगन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। जय गुंडों के छाती पर मोहर लगा हाथी पर, जय गुंडों के छाती पर मोहर लगा हाथी पर, जीत रहा है जीतेगा हाथी वाला जीतेगा। जय भीम, जय भीम। अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप सभी को आप सभी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भीम। माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।